लेट्स सी के जावा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह करते हैं और कुछ बेसिक पीएफ से रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं। लेट्स सी के मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक कंपनी थी जिसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम्स। इस कंपनी ने जेम्स गॉसलिंग की लीड के अंदर ना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, सेट टॉप बॉक्स उसके ऊपर काम कर रहे थे और ये इलेक्ट्रॉनिक्स बेस कुछ ना गैजेट्स वगैरह बनाते थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस। तो इसमें उन्होंने एक लैंग्वेज को इन्वेंट किया था फॉर दिस पर्पस। उसका नाम दिया था ओक, ओक के नाम से। बाद में इसका ट्रेडमार्क इन्हें नहीं मिला और कुछ ऐसे होगा, पेटेंट राइट्स होते हैं ना कि कोई कंपनी रजिस्टर कराओ ना तो पहले से अगर किसी का नाम हो ना तो आपको फिर नाम चेंज करना पड़ता है। तो उन्होंने फिर जो कॉन्फ्लिक्ट आया तो उन्होंने चेंज करके ना ओक के नाम से पहले बनाया था, तो इसको फिर जावा में कन्वर्ट कर दिया उस नाम को। तो जावा 1.0 जो वर्जन आया ना, ऑफिशियली ये रिलीज हुआ था 1995 में। सही है। और उससे पहले ना सी सी प्लस प्लस का अरूज होता था। और सी सी प्लस प्लस में प्रॉब्लम ये थी कि एक मशीन पे जो कोड रन किया है ना उसे आप दूसरी मशीन पे रन नहीं कर सकते। उसकी उसकी एक्जी फाइल जो होती है ना वो दूसरी मशीन पे रन नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम थी ना इसको जावा ने रिजॉल्व कर दिया। कैसे रिजॉल्व किया? उसने कहा कि आप किसी भी मशीन पे लिखो, मशीन डिपेंडेंट नहीं है हमारा कोड। हमारा जो कोड है आप सिर्फ लिखोगे एक एक राइट वंस और रन एवरीवेयर, चाहे आप मैक पे चलाओ, लिनक्स पे चलाओ, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाओ वो चल जाएगा। लेकिन सी प्लस प्लस का कोड ऐसा नहीं चलता। अगर आपने लिनक्स के ऊपर कोई कोड रन किया है ना, एक्जी फाइल जनरेट की है, वो वाली एक्जी फाइल विंडोज पे नहीं चलेगी, मैक पे नहीं चलेगी। मैं एक्जी फाइल की बात कर रहा हूँ, कोड की बात नहीं कर रहा। सही है। कोड को दोबारा कंपाइल नहीं करना, सेम एक्जी फाइल को आपने रन करने की कोशिश करनी है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, वो नहीं होता। सही है। उसकी रीजन कि वो मशीन डिपेंडेंट है, क्योंकि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जो 1 जीरोज में जो जब वो मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं ना तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होती है। सही है। तो इसके लिए ये इन्होंने कैसे अचीव किया था? बाइट कोड में कन्वर्ट करके। वो कहता है कि जावा का जो भी कोड होगा ना वो हमेशा बाइट कोड में कन्वर्ट होगा। और बाइट कोड को रीड कौन करेगा? वो जेवीएम करेगा। तो उसने कहा किसी भी मशीन के ऊपर आप जेवीएम इंस्टॉल करो और इंस्टॉल करके ना आपने उसकी एक्जी फाइल कहीं पे भी चला लो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो जेवीएम क्या करता है? इसके अंदर ना कुछ जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है जो इंटरप्रेट कर देता है जावा के कोड को, जो बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ है बाइट कोड को कन्वर्ट कर देता है इनटू मशीन लैंग्वेज। अभी मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। सही है। जावा फोकस ऑन सिक्योरिटी एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जावा को ना बनाया ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए था। और जैसे हमारी सी है ना, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है, वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है। सही है। उसी तरह सी प्लस प्लस की बात करें, वो बनाई गई थी, वो पार्शली ओरिएंटेड है और पार्शली हमारी जो प्रोसीजरल भी है। सही है। क्योंकि उसमें सी का कोड भी चल जाता है, उसी फाइल को डॉट सीपीपी फाइल के अंदर सी का कोड भी आप चला सकते हो। तो यहाँ पे ना जावा का बूम ये आया कि इसको ना कहीं पे भी हम रन कर सकते थे। तो इन अर्ली 2000 में जावा बिकम द गो टू लैंग्वेज फॉर वेब एप्लीकेशन के लिए भी लोग इसे यूज कर रहे थे। इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इसे यूज किया जा रहा था। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए इसे यूज किया जा रहा था। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, यानी एक अरूज आया था इसका। ठीक है। जिसमें हम सिर्फ जावा पे काम करते थे और किसी लैंग्वेज को इतना प्रेफरेबल या इतनी स्ट्रांग नहीं थी वो लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद इसका कंपाइलेशन प्रोसेस देखते हैं, तो कैसे जावा का कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, लेट्स सी देखते हैं। तो एक ना आपके पास इन्वायरमेंट होता है, उसे कहते हैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इसे कहते हैं JRE। तो पहले पहले लेटर को पकड़ेंगे, JRE। JRE के अंदर ये सारे की सारी चीजें JRE के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले जावा का जो भी कोड होगा डॉट जावा में होगा, डॉट सीपीपी फाइल में नहीं होगा। तो डॉट जावा का जो कोड है ना वो होगा कंपाइल। ठीक है। ये कंपाइल कैसे होता है और क्या करना पड़ेगा इसके लिए, अभी पूरा आपको तरीका बताता हूँ। अभी हम सिर्फ इस डायग्राम को समझेंगे। तो जावा का जो भी कोड है वो कंपाइल होता है इनटू डॉट क्लास फाइल। ये डॉट जो क्लास फाइल है ना इसको बोलते हैं बाइट कोड। ठीक है, बाइट कोड। तो बाइट कोड से ये कोड फिर कन्वर्ट होता है इनटू डॉट exe फाइल।
तो जो इसे कन्वर्ट करते हैं ना डॉट क्लास फाइल में, उसे बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम कंपाइलर जावा सी के नाम से आपको मिलेगा। ये जावा सी के नाम से आपको फाइल मिलती है। कहाँ पे मिलती है अभी दिखाता हूँ मैं आपको ये फाइल। उसके बाद ये जो है ना जेवीएम, जेवीएम उसे कन्वर्ट कर देता है या इंटरप्रेट कर देता है इनटू मशीन लैंग्वेज। असल में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट जो करता है ना वो करता है जेवीएम, लेकिन ये बाइट कोड को कन्वर्ट करता है, जावा के कोड को नहीं करता। सही है। तो इसमें दो कंपाइलर मुझे नजर आए। पहला है जावा सी, जो जावा के कोड को डॉट क्लास में करते हैं, और फिर डॉट क्लास से डॉट ईएक्स में जो कन्वर्ट करते हैं उसे कहते हैं जावा इंटरप्रेटर। सही हो गया। ये था इसका कंपाइलेशन प्रोसेस। ना भी पता हो, कोडिंग में शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए इसके बारे में। सही है। फिर हमारे पास ना एक किट मिलती है हमें, जैसे हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट थी फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, इसी तरह एक और किट मिलती है, उसे कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट, जेडीके। जेडीके जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, लेट्स इसको समझते हैं। तो जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। इट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट स्पेशली डिजाइन फॉर क्रिएटिंग जावा एप्लीकेशन। जब भी कोई एप्लीकेशन बनानी है ना, तो वो कहता है अपनी कंप्यूटर के अंदर ना जेडीके को इंस्टॉल कर लो। तो वो जो सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड थी ना, जावा सी का कंपाइलर चाहिए आपको, बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए जेवीएम मशीन चाहिए, तो जावा इंटरप्रेटर चाहिए, तो जेआरई इन्वायरमेंट चाहिए, जावा डॉक्स चाहिए, लाइब्रेरीज चाहिए। वो सारी चीजें ना आपको किस किट में मिलेंगी, वो जावा डेवलपमेंट किट में मिल जाएंगी। तो जेडीके हमें हेल्प आउट करते हैं, वो सारी लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर देता है जो हमें जावा डेवलपमेंट के लिए चाहिए। सही है। और सारे कंपाइलर आपको मिल जाएंगे, जो उसकी जेवीएम चाहिए, जेआरई चाहिए, जावा डॉक चाहिए, जावा सी चाहिए, जस्ट इन टाइम कंपाइलर चाहिए, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। फिर हमारे पास आता है जेआरई। क्या होता क्या है ये क्या काम करता है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा पता होगा, इंटरेस्ट पैदा होगा आपका, वरना ये चीजें ना भी पता हो आप डेवलपमेंट कर सकते हो। तो जेआरई एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो प्रोवाइड करता है एसेंशियल कंपोनेंट्स जो कि जावा की एप्लीकेशन को रन कंप्यूटर पे करने में हेल्प आउट करते हैं। जैसे इसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज जेसीएल, जावा क्लास लाइब्रेरीज। जितनी भी लाइब्रेरीज जावा की है ना, चाहे वो नेटवर्किंग लाइब्रेरीज हैं, इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज हैं, आपकी जीयूआई की लाइब्रेरीज हैं, वो सारी की सारी जेसीएल में होती हैं। ठीक है। और एक और इसके अंदर चीज है, उसे कहते हैं जेवीएम। जेवीएम का असल में काम क्या होता है? जेवीएम का काम होता है कि बाइट कोड को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज के अंदर। सही है। और दूसरा इसका और भी काम है, इसका काम है कि अगर कोई ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कोड में फिलहाल यूज नहीं हो रहे या ऑब्जेक्ट्स यूज नहीं हो रहे, उनको डिलीट कर देना ऑटोमेटिकली। गार्बेज कलेक्टर भी इसके अंदर होता है। फिर इसका तीसरा ये काम होता है, सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए भी यूज होता है, क्या कि अनऑथराइज यूजर आपके कोड में एक्सेस ना कर सके जावा एप्लीकेशन को। तो तीन ये काम मेजरली कर रहा होता है। जेवीएम को भी पढ़ लेते हैं। तो जेवीएम ये करता है, अभी मैंने बता भी दिया कि बाइट कोड को कन्वर्ट कर देता है आपके एग्जीक्यूटेबल कोड में। फिर ये और काम क्या करता है, ये काम आपको हेल्प आउट करता है राइट वंस रन एवरीवेयर करने में। आपकी मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन जो हो रही होती है ना, गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली कर रहा होता है। तो हमें ना यहाँ पे डायनामिक मेमोरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही हमें फ्री डिलीट करने की जरूरत पड़ती है। ऑटोमेटिकली इसकी बनती ही डायनामिक है, और डिलीट भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है। तो जैसे हम पॉइंटर्स में डायनामिक मेमोरी बनाते थे ना न्यू करके, यहाँ पे न्यू करके बनेगी तो जरूर, एलोकेशन हम खुद करेंगे, लेकिन डी एलोकेशन हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली हो जाती है। सही है। और फिर तीसरा ये सिक्योरिटी का भी काम करती है, ताकि अनऑथराइज एक्सेस सिस्टम रिसोर्सेज को एक्सेस ना कर सके।